अच्छा, अब हमारा जो अगला एरिया है लेटेस्ट अटेम्प्ट में जो बिजनेस का न्यूमेरिकल आया है उसको देखते हैं। सर जी, अगर न्यूमेरिकल में एक आध एडजस्टमेंट आपको ना आती हो तो परेशान नहीं होना, बल्कि पूरे पेपर में मैंने ऐसे स्टूडेंट्स देखे हैं जिनको 12 नंबर का पेपर नहीं आता था और वो परेशान हो गए, फेल हो गए, और ऐसे भी देखे हैं जिनको 30 का नहीं आता था, वो कॉन्फिडेंस रहे हैं और पास हो गए। 70 में से 50 नंबर लेना कोई इतनी हैरत वाली बात नहीं, आ जाते हैं सर। पॉइंट सिर्फ ये है कि जो बंदा कंफ्यूज हुआ, जो परेशान हुआ, वो गया। तो न्यूमेरिकल करते हुए एन मुमकिन है कि एक आध एडजस्टमेंट आपको ना आती हो, तो परेशान नहीं होना। अब लास्ट टाइम ये जो न्यूमेरिकल बिजनेस का है बिल्कुल सिंपल रेगुलर न्यूमेरिकल था, बस एक चीज़ उसने डिफरेंट कर दी। हमेशा ये कहा कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स का, इस बार कह दिया लॉस किया। अब उससे क्या हो जाना है? अगर एक बच्चे को नहीं पता कि इसकी एडजस्टमेंट क्या है, उसका 1 नंबर से ज़्यादा नहीं कटना था। लेकिन अगर वो परेशान होगा कि ओहो लॉस आ गया, मेरी तो कायनात ही उलट गई है, तो उसकी कायनात उलट जाएगी वाकई। सर 18 मार्क्स का क्वेश्चन है ना, अगर आप उसमें पैनिक कर देंगे तो बात गलत है। सर जी बात समझ आ रही है? परेशान नहीं होना। मैं इसको ऐसे कहता हूँ तो कि अपने जेहन में रखा करेंगे इस एडजस्टमेंट की क्या वर्थ है, क्या इस एडजस्टमेंट की इतनी हैसियत है कि ये तो आपको परेशान कर सके। 2 नंबर 4 नंबर की एडजस्टमेंट अब पेपर में आपको परेशान कर नहीं सकती ना सर। आपको 70-80 मार्क्स का पेपर आता हो तो 2 नंबर की एडजस्टमेंट आपको कुछ नहीं कह सकती सर। भाई ये चीज़ ज़हन में रखा करें, जहाँ पे कोई चीज़ ना आए तो सिर्फ एक बार ये सोचें कि इसकी क्या वैल्यू है, इसकी क्या वर्थ है। 2 नंबर 3 नंबर छोड़ो कोई बात नहीं, बाकी 17 में से ले लेंगे। सर जी बात समझ में आ रही है? ये चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं सर। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फॉर द पर्पज ऑफ दिस क्वेश्चन एज्यूम दैट द डेट टुडे इज 31 अगस्त 2022। Akash Kumar owns an industrial undertaking under the name and style of Premji and Company (PJC), which is engaged in the business of manufacturing fast-moving consumer goods. Following information is available for PJC's record for the year ended 30 June 2012. Loss before tax आ रहा है 87 मिलियन का। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, चलिए एक बार ज़रा देखो रिक्वायरमेंट, वही है रिक्वायरमेंट, टोटल इनकम, टैक्स इनकम और नेट टैक्स पेबल। लॉस बिफोर टैक्स 87 मिलियन का। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में शामिल है पेनल्टी 2 मिलियन की, लेट डिलीवरी ऑफ गुड्स टू कस्टमर था। अब अगर पेनल्टी और लेट डिलीवरी ऑफ गुड्स टू कस्टमर की तो वो अलाउड एज डिडक्शन होती है। अगर यही पेनल्टी होती ना लॉ की वायलेशन की तो ये अलाउड एज डिडक्शन नहीं होनी थी। कमीशन दी है हमने 2.5 मिलियन एक डिस्ट्रीब्यूटर को जिसका नाम है लियाकत बशीर, और वो एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में शामिल नहीं है। आपको पता होना चाहिए। आप थर्ड स्केड्यूल आइटम बेच रहे हैं, हमने आपको एक एडजस्टमेंट पढ़ाई थी। थर्ड स्केड्यूल आइटम बेचने वाला बंदा कमीशन दे सकता है 0.2% तक, और अगर वो एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट है तो 0.2% ऑफ सप्लाईज की वैल्यू से ज़्यादा पर भी कमीशन दे तो वो अलाउड एज डिडक्शन होगा। अब आपका जो बंदा है लियाकत बशीर, वो फाइलर या एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में उसका नाम नहीं आ रहा। इसका मतलब यह है कि ये जो 2.5 मिलियन की कमीशन है ये अलाउड एज डिडक्शन नहीं होगी। सिर्फ 0.2% जितना भी बनेगा 50 मिलियन का वो अलाउड एज डिडक्शन होगी सर। अच्छा जी, थर्ड पॉइंट, इसने सारा ही माइनस किया हुआ 2.5 मिलियन। थर्ड पॉइंट, फ्रेट चार्जेस हैं 1.2 मिलियन कैश में पे कर दिए थे। सर कैश में फ्रेट चार्जेस पे किए हैं तो वो अलाउड एज डिडक्शन होंगे या नहीं होंगे? सर होंगे। 1.2 मिलियन है तो क्या हुआ, वो जो एक्सेप्शन पड़ी थी हमने 2.5 लाख रुपए अकाउंट बैलेंस हो, इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन 25,000 से ज़्यादा की, उसके एक्सेप्शन में फ्रेट भी था, यूटिलिटी भी था, पोस्टेज भी था, फी टैक्सेस भी था। सर जी
ये वो वाली प्रोविजन अप्लाई होनी थी। अब अगर आपको ये वाली प्रोविजन याद नहीं होगी तो प्रॉब्लम है, ये आना चाहिए सर। अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन का क्या होता है? ये तो सिंपल एड बैक होती है और टैक्स डेप्रिसिएशन माइनस होती है। सर अदर इनकम में क्या शामिल था? 6 मिलियन का इंश्योरेंस क्लेम शामिल था जो इक्विवेलेंट टू अकाउंटिंग बुक वैल्यू रिसीव्ड ऑन 8 नवंबर 2021 in respect of vehicle which was completely destroyed by fire. The cost and fair market value of the vehicle before fire incident was 10 million and 8 million respectively. सर जी इंश्योरेंस क्लेम है व्हीकल के हवाले से। जो बात समझने वाली है ना यहाँ पर, ये व्हीकल, जैसे ही लफ्ज़ व्हीकल आप सुने आपके जहन में आना चाहिए व्हीकल अप्लाइंग फॉर हायर या नॉट अप्लाइंग फॉर हायर। अगर उसने कुछ नहीं बताया हुआ तो अंडरस्टूड है कि ये नॉट अप्लाइंग फॉर हायर है। अगर नॉट अप्लाइंग फॉर हायर है तो इसका मतलब है ना आपको इनिशियल अलाउंस मिलना है और सिंपल डेप्रिसिएशन ही होनी है सर। अच्छा जनाब, ये वाली एडजस्टमेंट यहाँ पर थी। खैर ये भी बिजनेस की एडजस्टमेंट है, ऊपर से अब तक बिजनेस की एडजस्टमेंट ही कर रहे हैं सर। उसके बाद अगला पॉइंट, इसमें वो बेची भी है, सेल प्रोसीड का फैक्टर भी है। ये वाली एडजस्टमेंट बड़ी डिटेल में करनी है, लेकिन ये बिजनेस की है, बस आइडेंटिफाई कर लिया, आगे चलते हैं। इससे अगली एडजस्टमेंट है बैड डेट वाली, वो भी बिजनेस की एडजस्टमेंट है और बैड डेट रिकवर्ड है। अच्छा ये भी करते हैं। फिर उसके बाद है रेंट, 21.6 मिलियन का रेंट आपको मिला है, ये अदर इनकम में शामिल है। और वो रेंट कैसे मिला है? आकाश ने बिल्डिंग अलॉन्ग विद प्लांट एंड मशीनरी किराए पर दी हुई और मंथली रेंट है 1.8 मिलियन पेबल इन एडवांस। द बिल्डिंग वॉज परचेज फॉर ₹85 मिलियन 16 अगस्त 2019 को। सेकेंड हैंड प्लांट जो इंस्टॉल किया गया था 34 मिलियन का। आकाश ने इनकर किए 3.2 मिलियन के रिपेयर एंड मेंटेनेंस। सर जी यहाँ पर एक मसला है, बिल्डिंग और प्लांट एंड मशीनरी को किराए पर दिया है तो क्या ये इनकम फ्रॉम बिजनेस में आएगा? कौन से हेड में जाएगा? शाबाश, ये अदर सोर्स में जाएगा। अदर सोर्स में जाएगा, इसके खर्चे भी, डेप्रिसिएशन भी माइनस होगी, लेकिन वो सारा अदर सोर्स में माइनस होगा। इनकम फ्रॉम बिजनेस में ये 21.6 मिलियन जो लिखा हुआ है इसने क्या होना है? माइनस होना है सर। PJC's liability include amount of 14 million and 17 million। सर लाइबिलिटी में 14 मिलियन और 17 मिलियन की लाइबिलिटी शामिल हैं। 14 मिलियन वाली लाइबिलिटी 18 मार्च 2018 की थी और 17 मिलियन की लाइबिलिटी 1 अगस्त 2018 की थी। सर आपको पता होना चाहिए इस वक्त टैक्स ईयर 2022 चल रहा है। 18 मार्च 2018 की लाइबिलिटी थी। 2018 का साल गुजरने के बाद 19, 20, 21, 2003 साल गुजरने के बाद 2022 में दोबारा इनकम में ऐड होना। सर जी मेरी बात समझ आ रही है? तो ये पॉइंट था, ये वाली जो 18 मार्च 2018 की लाइबिलिटी है ना, ये अनपेड हो गई है और जिस साल की लाइबिलिटी थी उसे गुजरे हुए 3 साल से ज़्यादा होंगे तो ये दोबारा इनकम में ऐड होगा। लेकिन जबकि 1 अगस्त 2018 की लाइबिलिटी ख़त्म कब हुई? ये साल कब ख़त्म हुआ? 2019 में। ये इसके 3 साल कब पूरे होने हैं? 20, 21, 22, यानी 23 को इसके 3 साल। और सर जी मेरी बात समझ आ रही है? ये वाली लाइबिलिटी का 14 मिलियन ऐड हो जाना था और ये 17 मिलियन को हमने क्या कर देना था? इग्नोर कर देना था। ये एक एडजस्टमेंट थी। During the year, outstanding financial charges of 2.8 million were waived by the bank on rescheduling the loan. These charges were claimed as admissible deduction in tax year 2020. सर फाइनेंशियल चार्जेस कितने हैं? 2.8 मिलियन के बैंक ने वो वेव कर दिए हैं। पिछले सालों में आपने इसको इनकम में से माइनस किया हुआ था, तो अब क्या कर देंगे? सर रिकॉर्ड एक्सपेंस। पिछले साल का खर्चा, पिछले साल वो खर्चा माइनस किया होता, इस साल रिकवर हो गया या माफ हो गया तो क्या हो जाएगा? ऐड बैक हो जाएगा सर।
सर टैक्स डेप्रिसिएशन का क्या सीन होता है? सर टैक्स डेप्रिसिएशन जो है वो माइनस करते हैं 48 मिलियन की। सर 15 अगस्त 2021 को आकाश ने डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट किया गोल्ड को परचेज करने का। कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होना था 15 नवंबर 2021 में। आकाश ने ये कॉन्ट्रैक्ट सेल कर दिया सेटलमेंट से पहले और 23 मिलियन का गेन कमा लिया। सर जी आकाश साहब ने 23 मिलियन का गेन कमा लिया है। इसको ख़त्म होने से, कॉन्ट्रैक्ट के ख़त्म होने से पहले एक्चुअल डिलीवरी ली है, गेन कमाया है। यस, कॉन्ट्रैक्ट किया था गेन कमाने के लिए, प्राइस फ्लक्चुएशन से एक्चुअल डिलीवरी भी नहीं ली, तो सर ये स्पेकुलेशन बिजनेस होगा। सर ये कौन सा हेड में आएगा? सर ये स्पेकुलेशन बिजनेस होगा। सर इनकम फ्रॉम बिजनेस का हेड ही होगा, लेकिन ये स्पेकुलेशन बिजनेस होगा। ये सिर्फ अभी तक हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्स पे गए हैं इस पर। अच्छा जनाब जी आगे चलते हैं। नेक्स्ट आ गया हमारा 30 जून 2022 को आकाश ने कैपिटल गेन कमाया। इसने कैपिटल गेन कैलकुलेट कर दिया 20 मिलियन का इमूवेबल प्रॉपर्टी पर, 3.6 मिलियन का प्राइवेट शेयर पर, और इसने साथ साथ आपको परचेज भी करके होल्डिंग पीरियड भी बता दिया है। यानी कैपिटल गेन की एडजस्टमेंट भी है, स्पेकुलेशन बिजनेस की एडजस्टमेंट भी है, अदर सोर्स की एडजस्टमेंट भी है। सर ड्यूरिंग द ईयर आकाश ने रिसीव किया शेयर ऑफ एओपी कितना? 70 मिलियन का शेयर ऑफ एओपी। वो कहता है अंडर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस एंड रूल्स मेड देयर अंडर कंप्यूट टोटल इनकम टैक्सेबल इनकम और नेट टैक्स पेबल। सर जी आपने एक बार सवाल पढ़ा, मुझे तो इस सवाल में कोई डिडक्टेबल अलाउंस भी नजर नहीं आया। सर कोई टैक्स क्रेडिट नजर आया है? कोई टैक्स क्रेडिट भी नजर नहीं आया। ले सर इस सवाल में एडजस्टमेंट ज़्यादातर रिलेटेड टू हेड ऑफ इनकम ही है। आकाश पूरा नाम कुमार है, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम टैक्सेबल इनकम नेट टैक्स पेबल। ठीक हो गया, नेट टैक्स पेबल। अच्छा जनाब ये हमने इनकम फ्रॉम बिजनेस लिख देता हूं। वर्किंग नंबर 1 जी फॉर द टैक्स ईयर, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। फॉर द टैक्स ईयर क्या है? 2022। इनकम फ्रॉम बिजनेस यहां पर करता हूं शुरू। वर्किंग नंबर 1 इनकम फ्रॉम बिजनेस। इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बजाय क्या है? लॉस बिफोर टैक्स है 87 मिलियन का। अगर हम इसको मिलियन में ही रखें तो बेहतर है, क्योंकि सारी वैल्यूज मिलियन में ही है। सारी वैल्यूज ही मिलियन में है, इसको मिलियन में ही रखते हैं। अच्छा जनाब अब 1 बाय 1 एडजस्टमेंट पढ़ते रहेंगे और करते रहेंगे। अब हम पहले स्टेप से बाहर आ गए हैं, जहां पर मुझे पता चल गया था कि भैया ये सब कुछ तो बिजनेस से रिलेटेड है।
ये भी बिजनेस से रिलेटेड है। बाकी एडजस्टमेंट एक अदर सोर्स है, स्पेकुलेशन बिजनेस है, कैपिटल गेन। अच्छा, लॉस बिफोर टैक्स से वर्किंग शुरू की और उसके बाद आगे पेनल्टी। अच्छा जनाब, पेनल्टी की अगर मैं बात करूं तो पेनल्टी को क्या करना चाहिए? पेनल्टी, क्या पेनल्टी एड बैक होगी? द आंसर इज नो। क्यों? एज नॉट ड्यू टू वायलेशन ऑफ लॉ, सो अलाउड एज डिडक्शन। अच्छा जनाब, दूसरा पॉइंट है कमीशन। सर कमीशन का क्या करना था? सर जी कमीशन दी गई है 2.5 मिलियन की, और 2.5 मिलियन की कमीशन जो है वो माइनस हो गई हुई है, माइनस कर दी हुई है। माइनस कितनी करने की इजाजत थी? सर वैल्यू ऑफ सप्लाई का 0.2% माइनस करने की इजाजत थी। जरा करके बताएं कितना बनता है? 50 का 0.2% कीजिएगा, 0.1 माइनस करने की इजाजत थी। इसने कितना माइनस कर दिया है? 2.5। तो ऐड बैक कितना होगा? सर 2.4 ऐड बैक होगा। कमीशन नॉट अलाउड ऐड कर दिया। सर जी तीसरा नंबर देखिएगा, फ्रेट चार्जेस। सर फ्रेट चार्जेस पेड इन कैश, लेकिन ये क्या है? अलाउड एज डिडक्शन। तो जो चीज फेस पर लिखी जा सके उसको वहीं पे ही लिख दें। आमतौर पे पहले मैं ये करवाता था कि कहता था जी नोट में डाल दो, नोट लिखो। उससे ज्यादा बेहतर ये कि फेस पे ही लिख दो, भाई नील की फिगर भी लिख दो, उसे बता भी दो कि मैंने क्यों ऐड नहीं किया। लेकिन इसका ना नोट देना ना बताना वो ठीक नहीं है। बता दो यहां पे इग्नोर क्यों किया है, चूंकि अलाउड एज डिडक्शन। सफरेट चार्जेस के बाद है अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन। अच्छा जी, अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन। सर अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन का क्या करना होता है? हमने ऐड बैक कर देते हैं सब। उसके बाद आगे चलते हैं। अदर इनकम में शामिल है इंश्योरेंस क्लेम। अदर इनकम में शामिल है इंश्योरेंस क्लेम। थोड़ा सा इसको नीचे लिख दूं। An insurance claim of 6 million equivalent to book value received on 8 November 2021 in respect of vehicle which was destroyed by fire. The cost and fair market value of the vehicle 10 मिलियन की कॉस्ट थी, 8 मिलियन की फेयर मार्केट वैल्यू थी। व्हीकल परचेज की गई थी 1 अक्टूबर 2019 में। अच्छा, पहला काम तो ये करें कि इंश्योरेंस क्लेम 6 मिलियन का इनकम में शामिल है, उसको रिवर्स कर दें। इंश्योरेंस क्लेम 6 मिलियन का इनकम में शामिल है। पहला काम हमने क्या किया? उसको रिवर्स कर दिया। अब दूसरे नंबर पे हम ये कैलकुलेट करते हैं कि इस पर गेन हुआ और या लॉस हुआ और कितना हुआ।
ये थोड़ी ट्रिकी एडजस्टमेंट थी। अच्छा जरा देखिएगा, इंश्योरेंस क्लेम की वर्किंग करनी है, मेरा ख्याल है हमें नीचे ही आना पड़ेगा। वर्किंग नंबर 1.1। सर जी सेल प्रोसीड क्या गाड़ी है? सर जी इंश्योरेंस क्लेम गाड़ी की है ना, व्हीकल है। 6 मिलियन का बेचा है। आपको पता होना चाहिए कि ये व्हीकल नॉट प्लाइंग फॉर हायर है। अगर उसने कुछ नहीं लिखा हुआ तो आपको पता है व्हीकल नॉट प्लाइंग फॉर हायर की मैक्सिमम कॉस्ट क्या हो सकती है? सर व्हीकल नॉट प्लाइंग फॉर हायर की मैक्सिमम कॉस्ट क्या हो सकती है जी? 2.5 मिलियन। और सेल प्रोसीड भी आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। जो रूल आपको बताया हुआ है, वो जो मैंने कहा था 3 पॉइंट है, 1 पॉइंट जरूर पूछता है, वो उसमें सबसे पहला यही था। हम करते क्या हैं, इसको हम बल्कि अगर इंश्योरेंस की बजाय ये लिखे ना, सेल या गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ व्हीकल, तो ये ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा। सेल प्रोसीड एज पर टैक्स रूल्स, इसका होता है अलाउड कॉस्ट ओवर एक्चुअल मल्टीप्लाई बाय सेल प्रोसीड। सर जी मुझे बताते हैं अलाउड कॉस्ट कितनी है? 2.5 मिलियन। एक्चुअल कॉस्ट कितनी है? सर जी इसने बताया है एक्चुअल कॉस्ट, ये देखिएगा कॉस्ट थी 10 मिलियन, अलाउड ओवर एक्चुअल। सेल प्रोसीड कितनी? सर डिस्पोजल प्रोसीड कितनी है? 6 मिलियन की। सर जी बताइएगा कितना आ गया? 2.5 डिवाइड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 6, 1.5 मिलियन। सर ये सेल प्रोसीड एज पर टैक्स रूल आ गई। सर WDV निकाल सकते हैं? WDV निकालनी तो बिल्कुल आसान है। कॉस्ट आपके पास है कितनी? 10। सर जी आप बताएं इसकी डेप्रिसिएशन निकालनी है, आप मुझे बता सकते हैं कि ये खरीदी कब थी? सर 1 अक्टूबर 2019 को खरीदा है। 1 अक्टूबर 2019 का मतलब समझते हैं? टैक्स ईयर क्या हुआ? 2020। सर आपको पता होना चाहिए टैक्स ईयर 2021 या उससे ऑनवर्ड जो खरीदा जाता है उस पर इन द ईयर ऑफ परचेज 50% डेप्रिसिएशन लेते हैं, लेकिन ये टैक्स ईयर 2020 है, इस पर इन द ईयर ऑफ परचेज 100% डेप्रिसिएशन ही लेंगे। देखिएगा WDV कॉस्ट है। सर डेप्रिसिएशन टैक्स ईयर 2020 की कितनी है? 10 का 15%। जी भाई 1.5। टैक्स ईयर 2021 की कितनी होगी? सॉरी यार, देखो मेरी बात सुनो, एक काम अजीब हो गया। हमें कॉस्ट कितनी लेनी चाहिए थी? शाबाश, हमें कॉस्ट 2.5 लेनी चाहिए थी। क्यों? सर मैक्सिमम अलाउड कॉस्ट ही 2.5 होती है टैक्स में। अच्छा जी इसकी डेप्रिसिएशन पहले साल की कितनी बननी थी? 2.5 का 15%। जी 0.375। और दूसरे साल की कितनी बननी थी? सर WDV मेथड है, 2.5 में से माइनस करेंगे 0.375 और फिर इसका 15% लेंगे। जी भाई 0.319 कर दूं? जी भाई बताइएगा। सर टैक्स ईयर 2022 की कितनी डेप्रिसिएशन लेंगे? सर 2022 में डिस्पोज हो गया है, 2022 में डिस्पोज हो गया है, तो 2022 की डेप्रिसिएशन तो नहीं लेंगे। सर जी
ये आ गया नील। सर जी मुझे बताते हैं WDV कितनी आई? 1.806। तो ये WDV जो आ गई 1.806। गेन आया लॉस आया? लॉस ऑन डिस्पोजल आ गया। कितना? 0.306 का। ये वर्किंग 1.1 है। अच्छा जनाब, सर ये लॉस मैं यहां पर लिख दूं, लॉस ऑन डिस्पोजल कितना है भाई? 0.306 नेगेटिव। 0.306 नेगेटिव। अच्छा जनाब आगे चलते हैं। मैंने लॉस की बात कर दी, मैंने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या कहते हैं ये वाली एडजस्टमेंट सारी कर ली हुई हैं। उसके बाद मैंने ये वाली एडजस्टमेंट भी की। अगली एडजस्टमेंट देखिएगा सर, अमाउंट रिकवर्ड ड्यूरिंग द ईयर फ्रॉम 2 डेटर्स शमीम एंड फहीम। सर ये 2 डेटर्स हैं, इसके बाद से अमाउंट रिकवर्ड का रूल है। दीज अमाउंट हैव बीन रिटन ऑफ इन द लास्ट ईयर। पिछले साल राइट ऑफ कर दिया था अथॉरिटीज ने, इतना इतना अलाउ कर दिया था। एक्चुअल बैड डेट अकाउंटिंग में इतना है। सर ये मैंने आपको बिजनेस में न्यूमेरिकल कराते हुए करवाया था। सर ये सिंपल वही है सर, A-B का फॉर्मूला होता है। मगर ये बात भी बताई थी, जितना बैड डेट रिकवर किया है पहले अकाउंटेंट ने उसको ऐड कर दिया होगा, पहले उसको रिवर्स कर दो। तो भैया पहले तो बैड डेट रिकवर्ड कितना है? 16.8 प्लस 10.6। भाई बताइएगा बैड डेट रिकवर्ड कितना है? 27 पहले तो ये अकाउंटेंट ने प्रॉफिट में ऐड कर दिया, उसको रिवर्स किया। अब वर्किंग करेंगे A-B की। जरा प्लीज क्वेश्चन निकाल के रखिएगा ताकि मैं ये सवाल करवा सकूं। वर्किंग 1.2 है बैड डेट। एक तरफ लिखूंगा, एक तरफ नाम शमीम था, फहीम और शमीम। अच्छा जनाब, अच्छा इसको यहां पर अगर वर्किंग करें तो बैड डेट क्लेम्ड, बैड डेट अलाउड और अमाउंट रिकवर्ड ड्यूरिंग द ईयर। A-B, सबसे पहले A लिखना है, अमाउंट रिकवर्ड ड्यूरिंग द ईयर 16.8। A-B और A-B, अमाउंट रिकवर्ड कितनी है? 16.8। शमीम की अमाउंट रिकवर्ड बताते हैं जरा। 10.6 माइनस एक्चुअल, बी क्या है? एक्चुअल माइनस अलाउड। सर जरा देखिएगा एक्चुअल माइनस अलाउड क्या है। सर एक्चुअल है 19.2 और अलाउड है 13.2। 19.2 माइनस 13.2, 13.6 है जी। अच्छा ये 6 आ जाएगा। $10.8। आंसर प्लस में है या माइनस में? प्लस में है, तो ये इनकम में शामिल हो जाएगा बैड डेट रिकवर्ड के नाम से। शमीम 10 पॉइंट क्या फिगर थी? एग्जैक्ट 10 थी। 10.8 है भाई। सर जी मेरे साथ रहिएगा जरा। ये 10.8 थी और यहां पे फहीम है। सर फहीम की वर्किंग कर लेते हैं।
फहीम में था 10.6 रिकवर हुए हैं, 28.8 एक्चुअल थे और अलाउ कितने थे 14.8। 28.8 माइनस 14.8 तो कितना हो गया 10.6 माइनस 14 पूरा आ जाएगा। सर जी ये आंसर तो नेगेटिव में आ रहा है, -3 आंसर माइनस में आया तो यहां पर लिख देंगे बैड डेट फहीम 3.4 नेगेटिव। सर जी आपको समझ आ रहा है, मैं बहुत आहिस्ता आहिस्ता हर स्टेप कर रहा हूं। मैं ये नहीं चाहता कि आप मतलब यहां पर बैठकर भी चीजों को पिक ना कर सके और तेजी से गुजर जाएं। कम से कम जो न्यूमेरिकल कर रहे हैं उससे रिलेटेड प्रोविजन आपको पेपर में आए तो वो आप आराम से कर सकें, ये मेरा टारगेट है सर जी। और ये बड़े अच्छे सवाल हैं दोनों, इस वजह से मैंने एम किया है। ऑल्दो इस एरिया में अभी मैं बाद में बताता हूं। अब्बास वाला सवाल सबसे अच्छा है। रेंट ऑफ 21.6 मिलियन था। अच्छा इसको तो फौरन लेस करो ना, क्यों बोला सर ये तो मिस क्लासिफिकेशन है यार। ये कनेक्टिंग आ रहा है, इसको फिर बंद कर दूं या क्या करूं इसका। जी बुलाना पड़ेगा सर। अच्छा ज़रा देखिएगा, हम टाइम वेस्ट किए बगैर इसकी तरफ चलते हैं। बैड डेट आ गया फहीम, और उससे बाद आगे क्या था सर? जी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में ले जाऊं इसको, कितना 21.6, इसको लेस कर दिया यहां पर, इसको साथ ही वर्किंग करके इसको मुका देते हैं। वर्किंग नंबर 2 इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, रेंट ऑफ बिल्डिंग विथ प्लांट एंड मशीनरी कितना 21.6 मिलियन। अच्छा जनाब इसमें से माइनस क्या कर सकते हैं आप? विद द प्लांट एट अ मंथली रेंट ऑफ 1.8 मिलियन, आकाश लीज वन ऑफ द फैक्ट्री बिल्डिंग अलॉन्ग विद द प्लांट एट अ मंथली रेंट ऑफ 1.8 मिलियन पेबल इन एडवांस। अच्छा 1 जुलाई को उसने दिया था। सर अब इसमें देखिएगा कि हमारे पास जो अगला पॉइंट है वो ये है, बिल्डिंग परचेज की गई थी 85 मिलियन की 16 अगस्त 2019 को। सर डेप्रिसिएशन लेनी होती है ना, इसलिए उसने आपको कॉस्टें दी हुई हैं। 85 मिलियन की बिल्डिंग खरीदी थी और सेकंड हैंड प्लांट खरीदा था 1 जुलाई 2021 को। अब गौर से सुनना सर, प्लांट एंड मशीनरी 1 जुलाई 2021 को खरीदा है, तो प्लांट एंड मशीनरी अगर 1 जुलाई, ये अगर सेकंड हैंड लोकली में परचेज खरीदा है तो ये एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट नहीं होगा और इस पर इनिशियल अलाउंस नहीं मिलेगा। सर जी मेरी बात समझ आ रही है? ये जो इसने सेकंड हैंड जानबूझ के कहा है ताकि आप इस पर इनिशियल अलाउंस कैलकुलेट ना करें, वरना इस पर इनिशियल अलाउंस भी मिलना था। जरा मुझे बताते हैं अमाउंट फिगर क्या बन रही है डेप्रिसिएशन की? सर बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन एक बार हम कैलकुलेट कर लेते हैं दोबारा से। सर 85 है और खरीदा का, सर जी ये कनेक्टिंग आ रहा है बार बार, इसको प्लीज एड्रेस कर दीजिए।
जरा एक बार डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लीजिए भाई। ये खरीदा 16 अगस्त 2019 को। जी भाई बताइएगा। 16 अगस्त 2019 को आपने एक बिल्डिंग खरीदी है, तो 2020 का साल एक, 2021 का साल दूसरा, और हम 2022 में हैं। सर इसको 85 यहां पर लिख के डेप्रिसिएशन लिखनी पड़ेगी सर। डेप्रिसिएशन इस साल की कितनी है? 85। सर कैलकुलेट कीजिएगा जरा। पहले साल की डेप्रिसिएशन होगी 8.5 2020 के साल की। 2021 के साल की क्या डेप्रिसिएशन होगी? सर 8.85 में से 8.5 लेस करें ना, और फिर उसका 7.65। ये दूसरे साल की डेप्रिसिएशन 2020 की भी ले ली, 2021 की भी ले ली। 2022 की डेप्रिसिएशन कितनी होगी सर? इसका 10% ले लीजिए। जी बताइएगा। 6.8859 लिख दूं? 6.9 मिलियन। सर ये डेप्रिसिएशन आ गई है बिल्डिंग की। सर प्लांट एंड मशीनरी की डेप्रिसिएशन भी ले लीजिए। ये तो खरीदा ही कब है? इस साल में खरीदा है। इसका सिंपल मामला होगा सर। प्लांट एंड मशीनरी की डेप्रिसिएशन ले लीजिए। ये इस साल खरीदा है। कितने का खरीदा है? 30। सर सेकंड हैंड है, इनिशियल अलाउंस तो नहीं मिलेगा, सिर्फ डेप्रिसिएशन मिलेगी 34 मिलियन का। 34 मिलियन कैलकुलेट कीजिए, इसका 15%। सर अगर 2022 के साल में खरीदे तो डेप्रिसिएशन 50% होगी या 100%? 50% सर। इसका भी 50% ले लीजिए। जी भाई कितना आ गया? 2.55 2.6 कर लीजिए। सर ये डेप्रिसिएशन की वर्किंग थी, ये कर ली। सर उसके बाद आ जाएं, अगर तो ये इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी होता तो हम सीधा 20% ले लेते डेप्रिसिएशन। सर ये इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी नहीं है, ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है। यहां पे एक्चुअल रिपेयर लेते हैं। वो कितना है सर? 3.2 मिलियन। एक्चुअल रिपेयर है 3.2 मिलियन की। सर जी ये भी लेस कर दिया। मुझे बताते हैं फिर अब इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में कितना आ गया? 21.6 में से 2.6, 6.9 और 3.2 लेस कर दें, 8.9 बस। अच्छा जी 8.9 मिलियन ये मैंने यहां पे लिख दिया। सर जी वापस चलते हैं। हमें जो जो एडजस्टमेंट आती जा रही है हम करते जा रहे हैं। सर पीजेसी लायबिलिटी की थी 14 मिलियन की, लायबिलिटी को 3 साल से ज्यादा हो गया, उसको एड बैक कर देंगे। आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी फॉर मोर देन 3 years। सर जी कितना आ गया? 14 मिलियन। अच्छा जी दूसरी लायबिलिटी इग्नोर कर देंगे। फाइनेंशियल चार्जेस वेव कर दिए। फाइनेंशियल चार्जेस वेव्ड कितने हैं? 2.8 मिलियन। फाइनेंशियल चार्जेस वेव जो थे वो भी लिख दिए। ये वाली एडजस्टमेंट भी हो गई, ये वाली एडजस्टमेंट भी होगी। टैक्स डेप्रिसिएशन। सर टैक्स डेप्रिसिएशन कितनी है? 48 मिलियन की, ये लेस कर दिया। अदर इंफॉर्मेशन में डेरिवेटिव है सर, इसको अलहदा से वर्कआउट करना पड़ेगा हमें।
डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है 23 मिलियन का। सर ये आएगा इनकम फ्रॉम बिजनेस के हेड में ही, लेकिन ये स्पेकुलेशन बिजनेस होगा सर। ये क्या होगा? स्पेकुलेशन बिजनेस होगा। इसने कुछ भी नहीं कहा, इसने मैं पहले ही गेन बता दिया है। बस यहां पर लिख देंगे हम, यहां पर इनकम फ्रॉम बिजनेस की फिगर लिखेंगे, उसके बाद यहां पर लिख देंगे स्पेकुलेशन बिजनेस। कितना है भाई? 23 मिलियन। उसके बाद आ गया आपका कैपिटल गेन। सर कैपिटल गेन इमूवेबल प्रॉपर्टी का 20 मिलियन का है और 3.6 मिलियन का क्या है? प्राइवेट कंपनी के शेयर्स हैं। इनकम फ्रॉम बिजनेस, ये कैपिटल गेन आ गया और ये प्रॉफिट है। ये एडजस्टमेंट हमारी कंप्लीट हो गई। सर सिर्फ ये वाली आखिरी एडजस्टमेंट है, इसको कर लेते हैं। वर्किंग नंबर 3 कैपिटल गेन। सर कैपिटल गेन में इमूवेबल प्रॉपर्टी कितना गेन है? 20 मिलियन का। सर जी आपको पता है इमूवेबल प्रॉपर्टी का क्या सीन होता है? सर ये गेन ऑन सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी सेपरेट ब्लॉक आइटम होती है। तो भाई 20 मिलियन का क्या आ गया? गेन आ गया। सर जी अब 20 मिलियन का इस पर गेन आ गया है। स्टेप नंबर 1 गेन निकालना होता है, स्टेप नंबर 2 टैक्सेबल गेन निकालना होता है होल्डिंग पीरियड की बेस पर। इसने बताया भाई ये खरीदी कब थी? 1 जून 2019 को। सर 1 जून 2019 को खरीदी, 1 साल हुआ 1 जून 2020 को, 2 साल हुआ 1 जून 2021 को, 3 साल हुआ 1 जून 2022 को। सर इसने बेची कब है? सर 3 साल से ज्यादा हो गए हैं और 4 साल से कम है। इसने 30 जून को बेची है। 1 जून 2019 को खरीदी थी, 1 जून 2020 को 1 साल, 1 जून 2021 को 2 साल, 1 जून 2022 को 3 साल, बेची है 30 जून 2022 को। सर जी इसका मतलब समझते हैं? इसका मतलब है अगर होल्डिंग पीरियड 3 साल से ज्यादा और 4 साल से कम हो तो कितने परसेंट टैक्सेबल होता है? 25%। तो टैक्सेबल गेन कितना आ गया? सर 5 मिलियन। 5 मिलियन। सर रेट आपको पेपर में गिवन होगा, अप टू 5 मिलियन टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट करने की। ये सेपरेट ब्लॉक आइटम है, इस पर सेपरेट रेट लगेगा 3.5%। सर पेपर में ये रेट गिवन होगा, लेकिन आपको बताता चलूं 3.5% है। सर कितना आ गया? 5 मिलियन का 3.5% लीजिए, 0.175 मिलियन। ये टैक्स लाइबिलिटी आ गई। अच्छा दूसरी तरफ आ गया कैपिटल गेन में, दूसरी तरफ क्या आया भाई? 3.6 मिलियन के शेयर खरीदे कब थे? 1 जून 2021 को। शेयर ऑफ अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। सर बेचे कब है? 30 जून 2022 को। होल्डिंग पीरियड मोर देन 1 ईयर है ना? सर जी ये शेयर्स ऑफ प्राइवेट कंपनी है। सर जी 3.6 मिलियन का गेन है एज होल्डिंग पीरियड इज मोर देन 1 ईयर। तो 3.6 मिलियन इंटू 75%। जी भाई 2.7 मिलियन। ये क्या होगा जी? ये टैक्सेबल गेन होगा। डन हो गया जी। सर मैं सारी एडजस्टमेंट्स कर चुका, सारी एडजस्टमेंट्स कर चुका। अब मुझे क्या करना है? सर मैं इतना स्लो चल रहा हूं कि एक एक स्टेप आपको समझा सकूं। सर अब क्या करना है? इनकम फ्रॉम बिजनेस पे आ जाइए। मुझे ज़रा टोटल करके बताइए इनकम फ्रॉम बिजनेस क्या बन रहा है। स्टेप 1 जब मैं सारी एडजस्टमेंट कर चुका हूं, सबसे पहले मैंने टोटल इनकम को टारगेट में रख के सारी इनकम को ऐड करना है। जी भाई बताइए मुझे इनकम फ्रॉम बिजनेस का टोटल कितना आ रहा है?
कैलकुलेट कर लें जल्दी से। 87 माइनस में है यार, ये लॉस है। जी बता दीजिए। एक दो स्टूडेंट्स और भी कंफर्म कर दें तो फिर मैं करूं। जी प्लीज फिगर बताइए। आपने 87 से शुरू किया, इसके बाद 2.4 इनकॉर्पोरेट किया, 40, 10.8, 14 और 2.8, ऐसा ही था। आपने इसको 28 तो नहीं कर दिया सर, दिस इज 2.8। उसके बाद उसमें से लेस करना है 6, और फिर उसके बाद 0.306, और फिर 27.4 और 3.4 और फिर 21.6 और फिर 48। जी भाई बताइएगा। 125.5 सर, ये आपने भी यही फिगर कोट की थी अभी, 125.5। 123। जी मुझे प्लीज दोबारा कंफर्म कर दीजिए यार, कैलकुलेटर तो चला लो। 123.706। लें जनाब, ये माइनस में है। इसमें स्पेकुलेशन बिजनेस जो है, स्पेकुलेशन बिजनेस का गेन, नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस का लॉस आपस में एडजस्ट हो जाएंगे। यस, स्पेकुलेशन का लॉस नहीं एडजस्ट होता नॉन स्पेकुलेशन से। सर इसको एडजस्ट कर दें तो आपका नेट आ जाएगा। नेट देखिएगा क्या है, जी भाई 100.706। जी देखिएगा यही आ रहा है 100.706। सर जी उसके बाद आगे आ जाइए और बात कीजिए आप इनकम फ्रॉम अदर सोर्स की। सर जी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स कितना है? सर जी वर्किंग नंबर 2 में बताया हुआ है 8.9। सर जी तीसरे नंबर पे आ जाइए कैपिटल गेन की। कैपिटल गेन कितना है? सर इन दोनों को प्लस करेंगे मेरा भाई, 0.175 और 2.7 मिलियन। सॉरी, गेन को करना है, 5 मिलियन है। 5 मिलियन जमा 2.7 मिलियन। पांच और 2.7 7.7 बनता है। ये वर्किंग नंबर 3 है। सर इसके अलावा कोई इनकम तो नहीं है सवाल में। ये देखिए मैंने स्पेकुलेशन भी एडजस्ट कर दिया, कैपिटल गेन भी डाल दिया, अदर सोर्स भी डाल दिया, बिजनेस को भी टोटल कर दिया। लो सर ये आपके पास आ गई टोटल इनकम। ये टोटल बताइएगा कितना बन रहा है। ये आपके पास टोटल इनकम आ गई। मुझे टोटल बताते हैं भैया। ये बिजनेस की माइनस में होगी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा बिजनेस इनकम नेगेटिव में है, अदर सोर्स प्लस में है, कैपिटल गेन है। ठीक हो गया। अब जरा देखिएगा, इसको बस नेट करना है मैंने। जी बताइएगा 84.106। भैया ये टोटल इनकम है माइनस में, यानी असल में क्या आ गया, ये लॉस आ गया। सर जी इसके बाद इसमें कोई सेपरेट ब्लॉक आइटम है, कोई एग्जाम्प्ट इनकम है,
कोई FTR है सर जी? सेपरेट ब्लॉक आइटम है। गेन ऑन सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी सेपरेट ब्लॉक आइटम होती है। सर जी कितना है? 5 का। इसको एडजस्ट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा टैक्सेबल इनकम आनी है, नहीं उल्टा लॉस आना है। सर जी 80, ये कितना आ जाएगा जी? 89.106। अब जरा आगे देखना, अब इस सवाल में कुछ भी नहीं था, ये यहां पे सवाल खत्म हो गया है। ना टैक्सेबल इनकम है। सर इसने आखिरी एडजस्टमेंट बड़ी ट्रिकी दी हुई थी, वो आपके काम की नहीं थी। सर एओपी के जो है ना उसके प्रॉफिट का शेयर इसको मिला 70 मिलियन। अगर इसकी एनटीआर इनकम होती तो उसका फिर हम जैसे एओपी के लिए करते हैं, शेयर ऑफ एओपी ऐड करते, फिर टोटल इनकम फॉर रेट पर्पज निकालते, फिर टैक्स लायबिलिटी फॉर रेट पर्पज निकालते, फिर एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी निकालते। लेकिन यहां पर तो उल्टा क्या आ गया? लॉस आ गया। इस वजह से इस एडजस्टमेंट को हम यूटिलाइज नहीं कर सके। इस एडजस्टमेंट का इस्तेमाल यहां पर नहीं था। बस यहां पर जो टैक्स डिडक्टेड है वो कितना है? 5 मिलियन का 3.5% कितना हो गया? 0.175। या टैक्स ऑन, ये टैक्स डिडक्टेड की बजाय लिखना चाहिए, सॉरी, टैक्स ऑन सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। सर यहां पे ये सवाल कंप्लीट हो गया है। तकरीबन हमने इस सवाल पे 50 मिनट इन्वेस्ट किए हैं, 45 to 50 मिनट्स। टारगेट सिर्फ ये था कि एक एक एडजस्टमेंट बताऊं, एक एक एडजस्टमेंट आप लोगों को बता दूं। कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछिए, कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लीजिए। सर जी जब इसके अंदर ये देखें, ये कैपिटल गेन है 7.7 मिलियन लिखा हुआ है, इसके अंदर 5 मिलियन शामिल है, इसके अंदर 5 मिलियन शामिल है, इसको रिवर्स किया है सिर्फ, ये लेस होना चाहिए था। ठीक कह रहे हैं आप, लेस होना चाहिए था। सर जी गेम समझ आ गई। अब हमारा जो अगला एम है और टारगेट है वो है कि मैं आपको पिछली 14 अटेम्प्ट्स की जो है ना वो डिस्कशन कर दूं जो हमने बिजनेस और एओपी के न्यूमेरिकल के वाइल से वर्किंग की हुई है। अलबत्ता एक चीज़ और है, ज़रा एओपी न्यूमेरिकल की एक बड़ा की पॉइंट है, वो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। सर ये वाला जो न्यूमेरिकल है, ये मैं एओपी का न्यूमेरिकल है आपसे डिस्कस करने लगा हूँ। इसकी डिस्कशन होगी, उसके बाद पिछले जो बाकी न्यूमेरिकल है उसकी मैं एडजस्टमेंट्स करा दूंगा। अगर मैं ये सवाल कराऊँ तो इस पर भी कोई 30-35 मिनट लग जाएंगे, तो हम बहुत आगे चले जाएंगे। मैं इसको आपके साथ डिस्कस करने लगा, ऑल तो ये मेरे प्लान में आज था कि मैं आपको ये करवाऊंगा। सर जी देखिएगा, कामकाज इज एन एसोसिएशन, सारा कुछ वही करना है, बस मैं हल नहीं करूंगा, डिस्कस करूंगा। कामकाज एंड कंपनी इज एन एओपी विद 3 मेंबर्स नेम्ड बाकिर, उमर एंड सदाबहार प्राइवेट लिमिटेड। सबसे पहली बात जिसको आपको देख के अलर्ट हो जाना चाहिए कि भाई इस एओपी का एक मेंबर कंपनी है। और एक एडजस्टमेंट जो आपको मैंने पढ़ाई हुई थी वो ये पढ़ाई हुई थी कि अगर एओपी का मेंबर कंपनी हो तो एओपी की जब हम निकालते हैं टैक्सेबल इनकम तो उससे से कंपनी का शेयर क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं, चूंकि कंपनी के शेयर पर 29% टैक्स लगेगा। एओपी वाला रेट कंपनी पर अप्लाई नहीं होता। ये मेन इसमें एडजस्टमेंट पूछी थी उसने। अच्छा जी, उसने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी बता दी थी 20-30-50। फिर उसके बाद उसने इनकम फ्रॉम बिजनेस भी बता दिया था, पहले साल में लॉस था, दूसरे साल में गेन था, और डिविडेंड इनकम भी बता दी थी। सर 1 फरवरी 2021 को बाकिर ने अर्न किया 5.2 मिलियन ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी। अब ये बाकिर की अलहदा से इनकम भी बता रहा है और उमर की अलहदा से इनकम भी बता रहा है। बाकिर और उमर की अलहदा से इनकम भी है और शेयर ऑफ एओपी भी है।
तो इसमें कुछ भी दिक्कत नहीं थी। उसने आपको कहा यह था कि अब सवाल गौर से सुनना, 2020 और 2021 की टैक्सेबल इनकम और टैक्स लायबिलिटी बताइए, एओपी की, बाकिर की और उमर की। 10 नंबर का सवाल था और 6 रिक्वायरमेंट थी। 2020 में एओपी, बाकिर और उमर की क्या, कंप्यूट द फॉलोइंग फॉर द टैक्स, जी, टैक्सेबल इनकम और टैक्स लायबिलिटी 2020 में भी और 2021 में भी। तो सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए, आप इसको ये चीज असेस करें कि ये इसने सवाल 10 नंबर के लिए आपको इतना लेंथी पूछा। 2020 में एओपी की बात करने लगा। अब मैं 1 बाय 1 रिक्वायरमेंट डिस्कस करूंगा, लेकिन मैंने आपको ये फैला के समझा दिया कि इसने पूछा क्या क्या था। 2020 की और 2021 की एओपी की लायबिलिटी, 2020 की और 2021 की बाकिर की, 2020 की और 2021 की उमर की लायबिलिटी। सर अगर हम बात करें एओपी की तो भैया कोई इनकम नहीं है, 2020 में उल्टा लॉस है, कोई लायबिलिटी नहीं है, बस खत्म होगी बात। 2021 में एओपी की, इस दोनों में एक एडजस्टमेंट आनी थी, ये जरा गौर करना। सर ये जो एसपीएल कौन है, सदाबहार प्राइवेट लिमिटेड, अगर इसको कोई कमीशन दी है तो क्या ये अलाउड एज डिडक्शन होगी? सर अगर एओपी अपने मेंबर को कोई कमीशन, कोई ब्रोकरेज, कोई सैलरी दे तो वो अलाउड एज डिडक्शन। सर जी इसको ऐड बैक कर देना था 7 मिलियन को, यहां पर भी और यहां पर भी ऐड बैक कर देना था। पहली एडजस्टमेंट तो एओपी की ये थी, 2020 में भी 2021 में भी। इसके अलावा एफटीआर इनकम है, इसको अलहदा से शो करते एफटीआर इनकम है और उस पर टैक्स निकाल लेते। एओपी का बस इतना ही था 2020 और 21 का। बाकिर की बात करूं तो बाकिर ने 2020 में तो बाकिर की कोई इनकम नहीं थी, अलबत्ता 2021 में बाकिर ने 5.2 मिलियन सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी से कमाया। सर जी आपको पता है सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी सेपरेट ब्लॉक आइटम है, यस और नो? सर इस 5.2 मिलियन अगर इसकी एनटीआर इनकम होती तो हम एओपी का शेयर लेते और वो इसकी एनटीआर इनकम में ऐड करके रेट पर्पसेस के लिए उसको ऐड करते और टैक्स लायबिलिटी निकालते। लेकिन अगर एक बंदे की इनकम ही सेपरेट ब्लॉक आइटम की इनकम है तो फिर एओपी की इनकम का शेयर नहीं लेते। सर एओपी की इनकम, दो बातें याद रखना, अगर एओपी की इनकम एफटीआर इनकम है, ये सेपरेट ब्लॉक आइटम है सिर्फ, तो उसकी इनकम को ऐड नहीं करते, इंडिविजुअल की इनकम है फॉर रेट पर्पस। और अगर इंडिविजुअल की इनकम सेपरेट ब्लॉक आइटम है या एनटीआर है तो उस केस में एओपी की इनकम को ऐड नहीं करते। यानी अगर इंडिविजुअल की इनकम सिर्फ एफटीआर इनकम है या सेपरेट ब्लॉक आइटम है तो उसमें एओपी की एनटीआर की इनकम को ऐड नहीं करना फॉर रेट पर्पसेस। और अगर एओपी की इनकम सिर्फ सेपरेट ब्लॉक आइटम है या एफटीआर है तो भी उसको इंडिविजुअल की इनकम में ऐड नहीं करना फॉर रेट पर्पसेस। ये याद रखना, ये सिर्फ एनटीआर के साथ गेन होती है। यानी अगर एओपी यहां पर आप गौर कीजिए, बाकिर की इनकम क्या है? सेपरेट ब्लॉक इनकम। एओपी का शेयर अगर इसको मिलेगा तो रेट पर्पसेस के लिए ऐड होगा नहीं, क्यों? सर इस पे एनटीआर वाला रेट ही नहीं लगता, इस पे तो रेट ही सेपरेट ब्लॉक आइटम वाला लगना है, यस और नो? ये इसमें की पॉइंट था। दूसरी बात ये देखिए, आप उमर के केस में इसकी एनटीआर इनकम है, पहले साल तो एओपी में लॉस था तो एओपी का लॉस उमर की एनटीआर इनकम के साथ एडजस्ट होगा नहीं। आपको पता होना चाहिए गेन होता तो उमर की इनकम में ऐड होके फॉर रेट पर्पसेस ऐड हो जाता। अगर लॉस होता, एओपी का लॉस है, उमर की इनकम के साथ एडजस्ट नहीं होगा क्योंकि उमर की गेन है। हाँ दूसरे साल में एओपी का भी गेन था, उमर का भी गेन था, यहां पर वो रेट पर्पसेस के लिए ऐड हो सकता है चूंकि इसकी एनटीआर इनकम है, लेकिन इसकी सेपरेट ब्लॉक आइटम थी, यहां पर ऐड नहीं होना था। और यहां पर तो उसकी इनकम ही नहीं थी कोई, और यहां पर क्या था? लॉस था, यहां पर गेन था। उमर के केस में गेन था, एओपी के केस में लॉस था।
ये एडजस्ट नहीं होना था। क्यों? एओपी का लॉस आ जाए तो रेट पर्पसेस के लिए ऐड नहीं होता, एओपी का गेन आ जाए तो रेट पर्पसेस के लिए ऐड होता। सर जी मेरी बात समझ आ रही है? थोड़ा सा ट्रिकी सवाल था, 6 एडजस्टमेंट थी, मैंने सारी बताई। एक बार दोबारा सब कुछ बताने लगा हूं, अगर कोई चीज पिक नहीं हो सकी प्लीज कंसंट्रेट कीजिएगा, मैं आप लोगों के लिए दोबारा बताने लगा हूं। सर पहले साल में एओपी का लॉस था, अगर एओपी का लॉस आ गया उसमें सिंपल एडजस्टमेंट करें और खत्म। एओपी का गेन आ गया तो गेन के एओपी का रेट लगाएं, टैक्स लायबिलिटी निकालें और खत्म। अगर एओपी का लॉस है और मेंबर ऑफ एओपी की कोई एडजस्टमेंट नहीं है, कोई इनकम नहीं है, तो कुछ भी नहीं करेंगे। अगर एओपी का लॉस है और मेंबर ऑफ एओपी का गेन है तो ये आपस में एडजस्ट नहीं होगा। 2021 में आ जाए, एओपी का गेन है और मेंबर की सेपरेट ब्लॉक आइटम वाली इनकम है तो ये एओपी का गेन या शेयर ऑफ एओपी बाकिर की इनकम में ऐड नहीं होगा फॉर रेट पर्पसेस। क्यों? क्योंकि बाकिर की इनकम ही सेपरेट ब्लॉक आइटम की इनकम है, एनटीआर की इनकम ही नहीं है। अगर एनटीआर की होती तो होना था। हाँ, उमर के केस में देखें, उमर की इनकम है एनटीआर की और शेयर ऑफ एओपी उमर की इनकम में ऐड होगा फॉर रेट पर्पसेस। सर जी समझ आ गई? यस और नो? अच्छा सवाल था, बड़ा छोटा सा सवाल था लेकिन बहुत कॉन्सेप्चुअल सवाल था। मैंने आपसे ये वाला सवाल डिस्कस कर लिया। आज के जो प्लान सवाल थे मैं आपको करवा चुका। एक हमारी आखिरी चीज़ जो रह गई है वो है एडजस्टमेंट्स ऑफ लास्ट 14 अटेम्प्ट्स। इन बिजनेस के न्यूमेरिकल्स की, बिजनेस के न्यूमेरिकल और एओपी के न्यूमेरिकल की पिछली 14 अटेम्प्ट्स की, 14 से 16 अटेम्प्ट्स की एडजस्टमेंट है। आप गौर कीजिए, मैंने लेटेस्ट अटेम्प्ट आपको करवा दी, उससे पिछली अटेम्प्ट जो है वो आपके साथ डिस्कस्ड है। सर एक दो बातें और हैं, एक वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, उसमें एक कॉन्सेप्ट है वो आपके साथ शेयर करूंगा एओपी के न्यूमेरिकल की। आज वो मैंने पिछले अटेम्प्ट में करा दिया था इसलिए वो दोबारा नहीं कराया। दूसरे नंबर पे मिनिमम टैक्स रिजीम का कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस नहीं किया, इनकम टैक्स में से सिर्फ मेनली वो रह गया। मैंने वो भी वीडियो अपने यूट्यूब चैनल कैफ2 बाय अली इमरान ACA पर, कैफ2 टैक्स प्रैक्टिसेस बाय अली इमरान पर डाल दिया है। आप प्लीज़ मिनिमम टैक्स रिजीम वाला एरिया ज़रूर देख लीजिएगा, वो मैंने लास्ट लेक्चर के हवाले से अपलोड कर दिया था। और इस लेक्चर के हवाले से जो आज के हवाले से ये वाले कुछ करवा दिए और कुछ मैं जो न्यूमेरिकल हैं तकरीबन 2 से 3 न्यूमेरिकल आपको अपलोड भी कर दूंगा जो लास्ट टाइम मैंने करवाए थे। लो सर, मैं बड़ी डिटेल में आपके साथ ये एडजस्टमेंट डिस्कस करने लगा हूँ, ये काफ़ी ज़्यादा एडजस्टमेंट्स हैं। सर स्प्रिंग 2015 में सवाल आया था ताहिर वाला, बिजनेस का सवाल। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर उसने मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस लिया था और उसे एक्सपेंस में शामिल किया हुआ था। याद रखिएगा, अगर इंटेंजिबल एसेट आप खरीदें तो वो एज डिडक्शन अलाउ नहीं होता, बल्कि उसकी अमोर्टाइजेशन एज डिडक्शन अलाउ होती है, पहला पॉइंट। दूसरा, प्लांट एंड मशीनरी इंपोर्टेड फ्रॉम चाइना। सर आप अगर आपने चाइना से सेकेंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी भी इंपोर्ट किया तो उस पर इनिशियल अलाउंस मिलेगा, यस और नो? यस। सर फिजिबिलिटी स्टडी ये क्या होता है? सर ये प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर है, ये अलाउड एज डिडक्शन नहीं होता, बल्कि इसका 20% अलाउड एज डिडक्शन होता है। सर लीज की एडजस्टमेंट आपको पढ़ा चुका हूं बड़ी डिटेल से। अगर लीज्ड एसेट था, 2 बातें इसमें पढ़ानी है। सबसे पहली बात, लीज रेंटल अलाउड एज डिडक्शन होता है, डेप्रिसिएशन भी एड बैक होगी और फाइनेंस चार्जेस रिलेटिंग टू लीज भी एड बैक होंगे। ये 2-3 बार एडजस्टमेंट आई है। एक एडजस्टमेंट हो रहा है, बड़ी ध्यान से समझना। सर अगर लीज एसेट ओन्ड में ट्रांसफर हो गया तो उसे किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे? यस, शाबाश। अगर लीज्ड एसेट, लीज की मुद्दत पूरी होगी, 5 साल की लीज थी, 5 साल का टाइम पूरा हो गया, किस्तें आपने अदा कर दिया, अब आप उस एसेट के मालिक बन गए, उस एसेट को किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे? रेजिडुअल वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे। और जो डेप्रिसिएशन होगी वो भी रेजिडुअल वैल्यू की बेस पे होगी। और अगर आपने 2021 या उसके बाद एसेट खरीदा है तो रेजिडुअल वैल्यू पर डेप्रिसिएशन लेकर उसका 50% लेना है।
सर ये पॉइंट बताया हुआ है सर, प्रोविजन ऑफ बैड डेट अलाउड एज डिडक्शन नहीं होता, प्रोविजन फॉर ऑब्सोलेंस ऑफ प्रोविजन ऑफ फॉर ऑब्सोलेंस ये भी बैड डेट के तौर पे, सॉरी ये भी एज डिडक्शन अलाउ नहीं होता। सर अगर ये ऑटो स्प्रिंग 15 में एक एडजस्टमेंट थी रिटर्निंग एक्सपेट्रिएट की, आपको पता है ना कोई बंदा 4 साल या उससे ज़्यादा नॉन रेजिडेंट रहे और फिर रेजिडेंट हो जाए तो जिस साल वो रेजिडेंट हो वो साल और उससे अगले साल उसकी फॉरेन सोर्स इनकम क्या होती है, एग्जेम्प्ट। शाबाश। 2017 में एक मुश्ताक वाला सवाल आया था सर, रिसर्च एक्सपेंस उसने चाइना में करा दिया था सर, पाकिस्तान में होना जरूरी है और बिजनेस के लिए होना जरूरी है वरना अलाउड डिडक्शन नहीं होगा। कोई एसेट आपने खरीदा है नया तो उस पर नीचे अलाउंस मिलेगा। गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल, सर जी बड़ा अच्छा सवाल था ये, उसने ना आपको बता दिया है अकाउंटिंग के मुताबिक सेल प्रोसीड 100 रुपये थी और अकाउंटिंग के मुताबिक WDV इतनी थी, तो इसका मतलब है कि अकाउंटिंग प्रॉफिट में अकाउंटेंट ने उसका गेन लॉस रिकॉर्ड कर लिया हुआ। याद रखना अकाउंटेंट ने जो गेन लॉस रिकॉर्ड किया है आपको उसको पहले रिवर्स करना होता है। यार अकाउंटेंट ने अगर बैड डेट रिकवर की एंट्री कर ली थी तो आपने क्या किया था, पहले उसको रिवर्स किया था, फिर टैक्स की एडजस्टमेंट की थी, यस और नो। अभी भी गौर करें इस सवाल में जो मैंने आपको आज कराया, अकाउंटेंट ने 6 मिलियन से रिकॉर्ड कर लिया था व्हीकल की डिस्पोजल प्रोसीड, आपने क्या करना है, अकाउंटेंट की एंट्री को पहले रिवर्स करना है फिर टैक्स की एंट्री करनी है। भाई मेरी बात समझ आ रही, जहां पर भी गेन लॉस का सवाल आया पहले अकाउंटिंग एंट्री को रिवर्स करके फिर करना है, वो चाहे बैड डेट के वाले से आए चाहे डिस्पोजल के वाले से। सर अगर डेप्रिशिएबल एसेट एक्सपोर्ट कर दिया, ये भी वही है, उन 3 में से एक पॉइंट है, बहुत ज़्यादा आता है ये भी। सर सेल प्रोसीड को किसके बराबर लेंगे, कॉस्ट के बराबर लेंगे। सर अगर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ जाए तो और उसमें बाज़ों का ऐसा होता है कि वो आपको लॉस दे देता है। सर अगर उसमें डेप्रिसिएशन आ जाए ना, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की वजह से लॉस आ जाए तो डेप्रिसिएशन को अलहदा कर देना है। क्यों, डेप्रिसिएशन का लॉस अनलिमिटेड टाइम के लिए कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। तो जब आपको वो कहे जी 700 मिलियन का लॉस आया, 300 मिलियन का लॉस अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन की वजह से, उसके अलावा 400 मिलियन का लॉस है, तो फिर अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन का 300 मिलियन का लॉस अलहदा कर दे और पहले क्या एडजस्ट करना है, बिजनेस का लॉस जिसने 6 साल तक कैरेट फॉरवर्ड होना है और उस लॉस को अलहदा कर दिया चूंकि उसने अनलिमिटेड टाइम के लिए कैरेट फॉरवर्ड होना है। मुश्ताक वाले सवाल में एक ये वाली एडजस्टमेंट भी थी। उसके बाद सवाल आया स्प्रिंग 2018 में कतील वाला। एक तो फाइन वाली एडजस्टमेंट थी, वॉयलेशन ऑफ लॉ हो तो लॉ होता है, वॉयलेशन ऑफ लॉ की वजह से फाइन ना हो तो वो अलाउड एज डिडक्शन नहीं होता। विद होल्डिंग टैक्स, एडवांस टैक्स, इंपोर्ट पे टैक्स, याद रखिएगा ये सारे खर्चे जो होते हैं ये इनकम में से माइनस करने की इजाज़त नहीं होती, बल्कि इस पर क्या मिलता है, टैक्स क्रेडिट मिलता है। मुझे याद है इसी सवाल में एक सिक्योरिटी की एडजस्टमेंट भी थी। सर अगर आपने मीटर लगवा के सिक्योरिटी दिया तो वो अलाउड एज डिडक्शन नहीं होगा। अगर मीटर लगवाया और सिक्योरिटी दी है तो वो अलाउड एज डिडक्शन नहीं होगा क्योंकि वो एक एसेट होता है आपका। सर इसी सवाल में वो आपको कहते हैं आपको डिविडेंड मिला है और उसने उसको इनकम में शामिल किया हुआ, तो याद रखिएगा डिविडेंड इनकम फ्रॉम बिजनेस के हेड में नहीं आना, इसको कहते हैं मिस क्लासिफिकेशन, उसको माइनस करते हैं। इसी सवाल में जो मैंने आपको आज कराया, अभी आपने देखा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स था, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स से रिलेटेड जो हमारी इनकम थी वो बिजनेस में ऐड की हुई थी, तो मैंने उसे क्या किया था, माइनस किया था, रिवर्स किया था। सर इस सवाल में ये वाली एडजस्टमेंट सबसे पहली बार कतील वाले सवाल में ही थी। सर कैपिटल गेन अगर बिजनेस के अंदर शामिल है तो उसे क्या करेंगे, रिवर्स करेंगे। सर एक छोटी सी बात आपको बताने लगा हूं, वहां पर वापस लेके जाता हूं, मुझे है कि ये वाली बात आप लोग पिक कर पाए। ये देखना भाई, आप ये सवाल भी पूछ सकते हो कि सर ये जो रेंट वाली अमाउंट थी 21.6 मिलियन ये तो हमने माइनस की है, लेकिन जो कैपिटल गेन आया है ये माइनस नहीं किया, क्यों? सर एक चीज हमेशा अपने ज़हन में रखना, कई जगहों पे वो लिखता है
इनकम के अंदर शामिल है। भैया जो ऑलरेडी शामिल है वही माइनस करना है ना। यहां पर उसने क्या लिखा, अदर इंफॉर्मेशन, इसका मतलब है वो शामिल नहीं था। अगर ऑलरेडी शामिल नहीं था तो माइनस नहीं होता। मेरी बात लॉजिकली समझ आई है। अगर वो आपको बाज़-औक़ात इंफॉर्मेशन में वो लिखता है ये शामिल है, इंक्लूडेड है, और वो नहीं होना चाहिए तो हम उसे रिवर्स करते हैं। और बाज़-औक़ात वो कुछ नहीं कहता, अदर इंफॉर्मेशन, एडिशनल इंफॉर्मेशन, खुद से नहीं सोच लेना ये शामिल होगा, रिवर्स करना जब तक वो खुद ना कह दे। सर जी मेरी बात समझ आ रही है? अच्छा, इस सवाल में कैपिटल गेन में उसने खुद से नहीं कहा, अदर इंफॉर्मेशन का है, आपने लेस नहीं किया। जबकि ऊपर उसने रेंट के केस में कहा है शामिल है, आपने इस वजह से उसको लेस किया है। भाई ये बात पिक की है आपने? सर ये कुछ बच्चे इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्हें नहीं समझ आता कि क्या माइनस करना था और क्या नहीं। अच्छा जनाब, ये 2018 कतील वाला सवाल था। शाहिद वाला सवाल एक आया था, और एक सवाल क्या कहते हैं एओपी का भी है, एओपी का भी एक सवाल है, उसमें भी यही वाली एडजस्टमेंट है, वो मैं आपको इकट्ठी बताने लगा हूं। सर सुनिएगा, बाज़-औक़ात वो कहता है कि आप प्राइम कॉस्टिंग मेथड के ऊपर वैल्यू निकाल रहे थे और उसने आपको क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू दी होती है, तो याद रखना सबसे पहले उसको रिवर्स करना है। अगर प्राइम कॉस्ट का ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है उसने, और एब्जॉर्प्शन कॉस्ट का भी ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, तो स्टेप नंबर 1 क्या है, जो पहले ओपनिंग और क्लोजिंग अकाउंटेंट ने इनकॉर्पोरेट किया हुआ है प्राइम कॉस्ट का, उसको रिवर्स करो, और उसके बाद क्या करो, फिर टैक्स का जो एब्जॉर्प्शन का ओपनिंग और क्लोजिंग है उसको इनकॉर्पोरेट करो। सर आपको पता है प्रॉफिट के अंदर से ओपनिंग स्टॉक माइनस हो रहा होता है और क्लोजिंग स्टॉक ऐड हो रहा होता है। प्रॉफिट में ओपनिंग प्रॉफिट के अमाउंट में से ओपनिंग स्टॉक की अमाउंट माइनस हो रही होती है और क्लोजिंग स्टॉक की अमाउंट ऐड हो रही होती है। पहला काम क्या करना है, अगर उसने कहा एब्जॉर्प्शन प्राइम से एब्जॉर्प्शन पे जाओ, तो पहला काम ये करना है कि प्राइम कॉस्ट के मुताबिक जो ओपनिंग स्टॉक था उसको क्या करेंगे, जो जी ऐड कर देंगे, और क्लोजिंग स्टॉक को लेस। ये एडजस्ट, ये रिवर्स कर दिया आपने। ये रिवर्स करने के बाद फिर आपने एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के मुताबिक ओपनिंग स्टॉक को लेस करना है और क्लोजिंग स्टॉक को ऐड करना है। ये एडजस्टमेंट 2 बार आ चुकी हुई है अब तक, ये एडजस्टमेंट अब तक 2 बार आ चुकी हुई है। ये मैंने यहाँ पर लिखी है, इंशाल्लाह आप लोगों को इसकी पीडीएफ अवेलेबल होगी। आगे चलते हैं जनाब। यही एडजस्टमेंट प्राइम कॉस्ट और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग वाली पैकिंग मटेरियल की एक एडजस्टमेंट आई थी, जिस तरह अभी एडजस्टमेंट आई पैकिंग मटेरियल की। अगर आपने परचेज किया रॉ मटेरियल या फिनिश गुड्स, तो आपको पढ़ाया गया है कि आपने परचेज किया था तो आपने जब पेमेंट करनी थी तो टैक्स काट के करनी थी, यस और नो? आपने टैक्स नहीं काटा और परचेज क्या किया हुआ था, रॉ मटेरियल या फिनिश गुड, तो डिसअलाउंस 20% से ज़्यादा नहीं होगी। इसका मतलब है 100 रुपये की पेमेंट कर दी तो 20% अलाउ नहीं होगा, 80% फिर भी अलाउ होगा। अब उसने पास पेपर में सवाल पता कैसे दिया हुआ था, उसने कहा था जी 100 रुपया पूरा माइनस कर दिया, आपने पता क्या करना था, 20% एड बैक करना था जो अलाउ नहीं होगा। शाहिद वाले सवाल में ये वाली एडजस्टमेंट है। अगर आपने पेमेंट इन कैश कर दी है फ्रेट की, यूटिलिटी की, तो वो इनकम में से माइनस करने की इजाज़त होती है। और सर एग्जाम्प्ट इनकम को टोटल इनकम में शामिल करना होता है और फिर टैक्सेबल इनकम से पहले, टैक्सेबल इनकम से पहले माइनस करना होता है। सर एओपी का एक बहुत अच्छा सवाल है, MAZE मेज़ या माज, ये आपको ज़रूर करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर, मेरी किताब का शायद क्वेश्चन नंबर 5 है, ज़रूर करना चाहिए, बहुत अच्छा सवाल है। अब्बास वाला सवाल है इनकम टैक्स न्यूमेरिकल इनकम फ्रॉम बिजनेस का, पिछली अटेम्प्ट में आया था, सवाल ज़रूर करना है आपने वो। मैंने वो, अगर मैं आपको लेटेस्ट अटेम्प्ट वाले सवाल ना करा रहा होता और अगर मैंने वो सवाल पिछली अटेम्प्ट में ना कराया होता तो मैं इस अटेम्प्ट में ज़रूर कराता। मैंने वो सवाल अब्बास वाला आपको सिर्फ इसलिए इस वक्त नहीं कराया क्योंकि मेरे मुताबिक आज तक सबसे मुश्किल सवाल बिजनेस का जो है वो अब्बास वाला है, और जो सैलरी वाला है वो सगीर वाला है, और एओपी का जो है वो मेज़ वाला है। तो ये तीनों आपको लाजमी करने चाहिए। इसमें से 2 तो मैं आपको इंशाल्लाह यूट्यूब पर शेयर कर दूंगा, मेज़ वाला आपको खुद करना है।
वो ज़रूर अटेम्प्ट कीजिएगा। ले सर, उसके बाद आपके पास सवाल आ रहा है कस्टम ड्यूटी टू बी एडेड इन कॉस्ट। सर जी, कॉस्ट ऑफ द एसेट, जो कस्टम ड्यूटी होती है ना, वो कॉस्ट का हिस्सा होती है, लेकिन जो एडवांस टैक्स होता है वो कॉस्ट का हिस्सा नहीं बनता। ये याद रखिएगा। ये मेज़ वाले सवाल में एडजस्टमेंट थी, मुझे याद है 2 मिलियन की फिगर थी और उसमें कस्टम ड्यूटी शामिल थी और उसमें एडवांस टैक्स था। एडवांस टैक्स हमने शामिल नहीं करना था। एडवांस टैक्स ना अलाउड एज डिडक्शन होता है ना कॉस्ट का हिस्सा होता है, बल्कि इसका क्या होता है, टैक्स क्रेडिट मिलता है। शाबाश। पार्टनर की सैलरी अलाउड एज डिडक्शन नहीं होती, ये तो आपको पता है। मोहम्मद असगर वाला सवाल आया हुआ स्प्रिंग 21 में, रॉ मटेरियल की पेमेंट आपने किया और टैक्स नहीं काटा तो 20% नॉट अलाउड होगा, ये वाली बात हम कर चुके हैं। अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन एड बैक होती है, ये वाली बात भी कर चुके हैं। प्रोविजन फॉर बैड डेट और स्लो मूविंग जो इन्वेंट्री है इसको एड बैक करना होता है, ये वाली बात भी कर चुके हैं। एंटरटेनमेंट एक्सपेंस लिमिट्स देखनी होती है, उस लिमिट के अंदर हो तो अलाउ होगा, वरना अलाउ नहीं होगा। सेकेंड हैंड प्लांट इंपोर्ट किया, उस पर इनिशियल अलाउंस मिलना, ये भी आपको पता है। प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर ये अलाउड एज डिडक्शन नहीं होता, बल्कि 20% अलाउड एज डिडक्शन होता है। फरहान, कामरान और रेहान, स्प्रिंग 2020, इसकी वीडियो भी मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा इंशाल्लाह यूट्यूब पर। बड़ा आसान सवाल था ये, पिछले अटेम्प्ट में मैंने कराया था, मौजूद है, उसकी वीडियो आपके साथ शेयर हो जाएगी आज यूट्यूब चैनल पर। सर इसके अंदर 2-3 चीज़ें थी, सैलरी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो पार्टनर को मिलता है ये अलाउड एज डिडक्शन नहीं होता। हाँ, इसके अंदर एक बात बड़े काम की थी सर, अगर एओपी की एफटीआर इनकम हो तो वो रेट पर्पस के लिए इंडिविजुअल की इनकम में शामिल या मेंबर ऑफ एओपी की इनकम में शामिल नहीं होती, ये सर आपको पता होना चाहिए। शेयर ऑफ लॉस, ये भी आपको पता होना चाहिए। लॉस ऑफ एओपी का अगर शेयर आपको मिला है तो वो इनकम में शामिल नहीं होगा फॉर रेट पर्पसेस। सर ऑटम 20, ये सभा वाला सवाल है जो मैंने 2-3 बार मेंशन किया था। इसमें एक तो सिक्योरिटी की एडजस्टमेंट थी और ये वाली बात के आम तौर पे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का रूल अप्लाई होता है, मगर किस केस में फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का रूल अप्लाई होता है, लेकिन सिंगल डे ट्रांजैक्शन हो, एक ही दिन शेयर खरीदा और उसी दिन बेचा है, तो फिर हम कॉस्ट निकालते हुए फाइफो का मेथड यूज नहीं करते बल्कि एवरेज मेथड यूज करते हैं। शाबाश। सर इसमें एक एडजस्टमेंट लोन ऑन कैश की थी, आपको आपके दोस्त ने लोन दिया है, अगर कैश में दिया तो वो सारा लोन क्या हो जाएगा, इनकम में शामिल हो जाएगा। अगर क्रॉस बैंकिंग चैनल के जरिए लोन दिया है 100 रुपए का और बाद में 110 वापस किया है तो ये 10 रुपए टैक्स नहीं काटा, प्रॉफिट ऑन डेट आपको मिला है और 10 रुपए भी साथ शामिल हुए हैं, तो याद रखिएगा ये 10 रुपए इन एनटीआर होगी और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएंगे। ये सेपरेट ब्लॉक आइटम नहीं होगा। सेपरेट ब्लॉक आइटम प्रॉफिट ऑन डेट सिर्फ तब सेपरेट ब्लॉक आइटम होता है जब प्रॉफिट ऑन डेट सिर्फ तब सेपरेट ब्लॉक आइटम होता है जब टैक्स कट के मिलता है। अगर टैक्स ना कटे तो वो सेपरेट ब्लॉक आइटम नहीं होता बल्कि एनटीआर होता है। ये वाली एडजस्टमेंट सर पिछली 14 से 16 अटैम्प्ट्स की 16 कर लीजिए, चूँकि 14 मैंने डिस्कस किए और 2 मैंने यहाँ पे क्लास में करवाए, यहाँ आपके साथ यूट्यूब पे शेयर कर रहा होगा। करंट अटैम्प्ट लेटेस्ट जो गुजरे उसके सारे सवाल करा दिए न्यूमेरिकल, उससे पिछले अटैम्प्ट के आपके साथ इंशाल्लाह यूट्यूब पे शेयर कर दूंगा। सर मेरे पास अपनी कोशिश मैंने पूरी की है, सारी एडजस्टमेंट्स आपके साथ डिस्कस कर लूँ, रिकॉर्डिंग हो रही है। जब एक बार सारे न्यूमेरिकल कर लेना, उसके बाद जब आप ये रिकॉर्डिंग सुनेंगे तो फिर आपको समझ आएगी कि सर ने सारे पॉइंट्स उठाकर एक जगह पर डाल दिए और 12 मिनट में आपको बता भी दिए। सर आज के लिए इतना ही था, थैंक यू सो मच। आप में से जिन लोगों का सवाल है वो रुक जाएं, जो जाना चाह रहे हैं वो जा सकते हैं।